हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Good morning, students. Now we are starting Indian Economic Development, second book of economics for class 12th. First chapter, Indian Economy on the eve of independence. अच्छा, इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था बेटा? 15 अगस्त 1947. क्लियर? सबको पता होगा कि 1947 से पहले इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। क्लियर? इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। अभी कॉलोनीज में क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी सारा मूवीज़ आपने देखी होगी, है ना? उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि 1947 से पहले इंडिया के जो हालात थे, चाहे इकोनॉमिकल लो या सोसाइटी लाइफ स्टैंडर्ड ले लो, इतने अच्छे नहीं थे। क्लियर? उन सब का कॉमनली एक रीज़न था कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कोई इनिशिएटिव किए ही नहीं। उन्होंने इंडिया किया एक्सप्लोटेशन। क्लियर? नियरली 200 ईयर इन्होंने यहाँ रूल किया, बट इन 200 ईयर में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो ज़ीरो है। क्लियर? नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है वो गवर्नमेंट वैसे इनकम तो पब्लिक से मिलती है, बट वापस उसको पब्लिक में कुछ खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनका पर्सनली कोई इंटेंशन था ही नहीं कि इंडिया का भी डेवलप्ड हो। अभी हमको इस चैप्टर में ये स्टडी करनी है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947, उससे पहले, अब पहले तो बहुत साल पहले हो जाएगा, ब्रिटिशर्स ने बहुत इंडियन इकोनॉमी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा है। क्लियर? उससे पहले भी इंडियन इकोनॉमी थी, मतलब बहुत इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब आप देख लो कि पूरा एपी सेंटर इंडिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया करता था। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ खत्म हो गया। ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है? टू बिकम फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब क्या थी, आपको इस चैप्टर से पता लग जाएगा। सेकेंडली हम समझने वाले हैं अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लीड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी क्या पॉलिसीज़ थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड रह गई, जबकि 200 साल तक अगर ये कोई एक गवर्नमेंट रन करे तो बहुत अच्छी कंडीशन पहुंच सकता। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम बेकार थे, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थे वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले काफ़ी अच्छी थी। वर्ल्ड लेवल में एपी सेंटर था इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवन एजुकेशन, बाहर के लोग यहाँ आते थे। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ खत्म हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि बस चल रहे हैं, मतलब आपकी मूविंग, यू आर नॉट ओनली मूविंग, नॉट ग्रोइंग। तो इंडियन इकोनॉमी बस मूव कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल स्लोली जो आपकी ग्रोइंग रेट है वो काफ़ी स्लो है। तो ये इनके क्या रीजंस थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड और स्टैग्नेशन वाली इकोनॉमी में लाके खड़ा कर दिया। क्लियर? सो स्टार्ट विद दैट। इस चैप्टर में समझ लेना कि इंडियन इकोनॉमी तो बहुत वास्ट हो जाएगा, तो आपको इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर की कंडीशन की स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट टॉपिक तो आप ये पढ़ने वाले हो, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लो था अंडर द कॉलोनियल रूल। क्लियर? अब जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली 6 सेक्टर्स की करेंगे। 6 सेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड इज फॉरेन ट्रेड, कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज क्या है। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि पॉपुलेशन, है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट, और आपकी हेल्थ जो भी आएगा वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने लोग किस सेक्टर में एंगेज हैं। सबको पता है कि मोस्ट ऑफ पर्सन जो हैं इंडिया के वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में एंगेज थे पहले। 70-80% पर्सन सिर्फ क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था इनकम जनरेट करने का। अभी तो खैर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप होना है तो उसका जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियम जितना जल्दी मूव करेगी वो कंट्री उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या था, हम बात करेंगे 1947 से पहले ये सारे सेक्टर्स के क्या हालात थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या हालात थे, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। क्लियर? थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The primary objective of British colonial rule in India was to turn India as a supplier of raw material and the consumer of finished goods. समझना ध्यान से, जो भी उन्होंने हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, हमारे डेवलपमेंट नहीं होने दिया, उसका रीज़न ये था बेटा कि इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर? और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? ब्रिटिश में, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने वाला था, इंडस्ट्रीज वहाँ लगी थी, तो उनको पता था कि हमें क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल चाहिएगा। इंडिया जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिए, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर मोनोपोली कंट्रोल बना दिया कि हम किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते एंड ऑल। उनका मेन मोटिव ये था कि बस इंडिया जो अपना रॉ मटेरियल है वो हमको सेल करे एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का, नहीं, अब आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। किसको? ब्रिटिशर्स को। और अच्छा, रॉ मटेरियल जाएगा, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बनेगा, और वो प्रोडक्ट बन के वापस बेचना तो पड़ेगा ना, कहाँ बेचेंगे? तो उसके लिए लार्ज कंज्यूमर मार्केट आपको इंडिया मिला हुआ है। तो यानी कि हमारी कंट्री से, ये देख लो, रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटिश में, वहां से प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन बनने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद जो फिनिश गुड्स है वो वापस कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। क्लियर? तो हमारा ये जो एक्सप्लोरेशन करना था, उनका मेन पर्पस ये था, इंडिया, ये याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What was the reason behind the stagnation and development? What was the main motive of Britishers due to this? तो एक सबसे बड़ा रीजन है, they want India as a supplier of raw material and a consumer of finished goods. Clear the meaning of that? कि वो ये चाहते थे कि इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लायर बना रहे, एक्सपोर्ट करे, रॉ मटेरियल करे, फिनिश गुड्स ना करे, क्योंकि इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना। और रॉ मटेरियल भी किसको करे? सिर्फ हमको करे। बात कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स की। और वहां की फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होगा वो बन के कहाँ बेचेंगे? वो इंडिया में। क्लियर? अब सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है सर, कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म होती क्या है? कॉलोनिज्म, इंडिया कॉलोनी था, कॉलोनियल रूल था इंडिया पे, जो ये कॉलोनियल रूल था ये होता क्या? समझना ध्यान से। व्हाट इज कॉलोनिज्म? Colonism refers to a system of political and social relation between two countries, of which one is the ruler and the other is its colony. यानी कि एक कंट्री दूसरे पे रूल करती है, गवर्न करती है, एक कंट्री उस पर रूल करेगी, तो जो रूल कर रही है वो रूलर हो जाएगा, और जो अदर कंट्री वो उसकी कॉलोनी हो जाएगी। तो अगर हम 47 से पहले बात करें तो इंडिया पे कौन रूल कर रहा था? अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो पहले बहुत टाइम पहले है ना, गुप्त, मौर्य, फिर बीच में मुगल आए, फिर बीच में पुर्तगाली, बहुत सारे आए। क्लियर? और लास्ट में जो रहे वो रहे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने नियरली 200 ईयर तक यहाँ रूल किया। तो ब्रिटिश दो कंट्री हो गई, ब्रिटेन, इंग्लैंड और इंडिया। तो रूल कौन कर रही थी? रूल इंग्लैंड कर रही थी, तो वो रूलर हो गया और हम उसके क्या हो गए? कॉलोनियल हो गए। क्लियर? द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि रूलिंग कंट्री का, हमारी कंट्री जो कॉलोनी गवर्नमेंट है उस पर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल है ओवर द कॉलोनी, पूरा सब कुछ कंट्रोल उनका हो जाएगा। बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। सिर्फ वो हमारी यहाँ का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करते थे, वो यहाँ के सारे डिसीजंस लेते थे। लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो डिसाइड करते थे। इसलिए तो ये हुआ था कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप दूसरी कंट्री को नहीं बेचोगे। यहाँ उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन होने ही नहीं दिए ताकि वो रॉ मटेरियल उनको मिलता रहे। बहुत सारे रीजन है। क्लियर? इन केस ऑफ इंडिया, द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी, इंडिया इज कॉलोनियल ऑफ ब्रिटेन, एंड द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन रिजल्ट्स इज अंडर डेवलपमेंट। क्योंकि हमारा और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि इंडिया कभी डेवलप्ड हो। क्लियर? और यही रीजन है कि इंडिया अंडर डेवलप्ड बना रहा। क्लियर? तो ऐसे कुछ हालात थे इंडिया में उस टाइम। ठीक है बेटा।